हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम वही फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 2 चल रहा था, उसका एक बार रिव्यू भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। जिन बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हम रिव्यू के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज ये चैप्टर बिल्कुल इसका एक टॉपिक बचा हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो बच गया था तो वो आगे करेंगे। बाकी मैं अगले में इसका असाइनमेंट भेजूँगी। मे भी हो सकता है आपकी दोबारा टेस्ट स्टार्ट हो जाए, UT2 कहते हैं ना, जैसे छुट्टियों के बाद होते हैं, तो इसीलिए 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। एक असाइनमेंट भेजूँगी, आपको खुद करना है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे विद यू क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या था? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट ऑफ अ state of a rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change that body by an applied force। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में। कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर जाए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन में था। आपको याद हो, मैंने बताया था एक पर्सन है, भाग रहा है, वो भागता ही रहेगा जब तक, अगर उसके ऊपर फोर्स लग जाएगी उसे स्टॉप करने के लिए तो वो रुक जाएगा। तो मतलब अगर हम रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगे, अगर जैसे ही किसी ने हम पे फोर्स लगाई तो हम किस में आ जाएंगे, मोशन में। तो तब हम पोजीशन चेंज करते हैं। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब रेस्ट से स्ट्रेट चेंज करेगा या मोशन में आएगा, तो कब तक नहीं आ सकता, जब तक पे उसकी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो यही हमारा न्यूटन फर्स्ट हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही बना रहेगा, मोशन तो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब ऐसे ही हमारा इससे, और ये क्वेश्चन आ जाता है, हु डिस्कवर्ड या हु गिव्स द लॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, इसको दिया था गैलीलियो ने। इसको गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। गैलीलियस लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। देखिए, इनर्शिया कहता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे देखो, क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है, क्या होती है, अगर हम रेस्ट में है ना तो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि हमारे पे एकदम से धक्का लगता है, हम इनबैलेंस होते हैं, या तो हम आगे की तरफ गिरते हैं या तो हम पीछे की। ऐसे मोशन में है तो मोशन एकदम से, हमें मोशन में आने में टाइम लगता है, पोजीशन चेंज करने में। वो जो उसको रुकावट डालता है, किसको, स्टेट को चेंज करने के लिए, वो जो उसकी टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, वो क्या कहलाती है, हमारी इनर्शिया। दैट इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा, इफ़ ए स्ट्राइकर हिट ए पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन अ कैरम बोर्ड। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड पे हम क्या करते हैं, स्टिकर फेंकते हैं। द लोएस्ट कॉइन मूव अप ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सारे नहीं मूव करते, बस जिस पे हम निशाना करते हैं उसी पे। सारे भी तो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने देते हैं। जैसे हमने मोशन लगाया, वो मोशन क्या होता है, मोशन या फोर्स लगाई तो वो अपनी पोजीशन चेंज करने में उन्हें बहुत टाइम लगता है, रुकावट डलती है, तो वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया। जो द फोर्थ वन पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आता भी है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में। व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस, अगर हम बस में खड़े तब द बस बिगेन्स टू मूव सडनली। बस क्या है, चलने के लिए रेडी होती है। वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जब हम क्या होते हैं, एकदम से खड़े होते हैं, रेस्ट में होते हैं, आर फीट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर, हमारा फर्श के टच में होते हैं, मूव फॉरवर्ड, वो तो आगे चलते हैं। बट जो हमारा ऊपर का पोर्शन होता है, एकदम से क्या है, मोशन में नहीं आता, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम पीछे की गिर जाते हैं। आगे है इनर्शिया एंड मास। अब देखिए, इनर्शिया किस पे डिपेंड करा जाता है, आपसे पूछा जाता है। इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा, आपको 1 रुपीज़ का कॉइन ले लो और 5 रुपीज़ का कॉइन ले लो, कौन ज़्यादा हैवी है, 5 रुपीज़ का कॉइन, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा है, 5 रुपीज़ के कॉइन का। ऐसे एक बस ले लो और एक रेलगाड़ी ले लो, ट्रेन, तो आपसे पूछा विच हैज़ मोर इनर्शिया, तो क्या बोलोगे, अ ट्रेन। जिसका मास, जिसका वेट ज़्यादा है, जिसका भार ज़्यादा है,
वो क्या कहलाएगा, हम उसका मास भी ज़्यादा होगा। लास्ट लाइन दे सकते हैं, मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी बॉडी का जो मास होता है वो क्या करता है, इनर्शिया को मेजर करता है। इनर्शिया क्या है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा सामने स्क्रीन पे। अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन अ मोशन कंटिन्यू टू बी इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मोशन, दिस property of a body is its inertia. The inertia of body is measured by the magnitude of force required to change the state of the body. जो inertia होती है किससे मेजर रहता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू होती है जो उसको चेंज ऑफ स्टेट को स्टेट ऑफ चेंज या मतलब स्टेट को चेंज कर लेगी। फोर्स लगता है मोशन और रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है बेटा, कैसे हैवियर बॉडी पे लगता है, कैसे उस पर लगता है। देखो जो हैवियर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू लाइटर बॉडी। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम का आज तक का रिकॉर्ड है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम या तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है या तो उसका फॉर्मूला आ जाता है, तो या इसकी एसआई यूनिट। पिछली बार तो तीनों ही आया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, व्हाट इज़ मोमेंटम, राइट द एसआई यूनिट एंड फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। तो अच्छे से कर लीजिएगा। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी बॉडी का मास है तो उसकी मास है, वेलोसिटी भी है, तो उसका मतलब ही हैव अ इनर्शिया, उसका इनर्शिया भी है। ठीक है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। इफ़ अ बॉडी इज रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो, देन इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो ज़ीरो। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे। मास की एसआई यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है, मतलब ये इसके एप्लीकेशन है, ये खुद लिख लीजिएगा। अगर कई बच्चों ने वर्क नहीं किया एप्लीकेशंस वाला तो कर लीजिएगा। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी मैंने आपको शायद बताया था, आपको याद ना हो तो पता लगे, ये भी मैंने समझाया था। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑफ द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जितना रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, डिवाइडेड बाय टाइम। किसका रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम इसे क्या माइनस कर दिए, इनिशियल मोमेंट अपॉन में टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। और वो फोर्स भी कौन सी आपसे पूछा जाए, अनबैलेंस फोर्स है। अगर बैलेंस फोर्स हो तो लगेगी नहीं। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये 4 मार्क्स में आ जाता है, तो प्लीज़ अपनी कॉपियों में नोटबुक कर लीजिएगा। इफ़ एन, देखो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास है m, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u ले ली, फाइनल वेलोसिटी v ले ली, और उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया t, उस पर फोर्स लगी है। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम है p1 इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम है p2 इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम में क्या करोगे, p2 माइनस p1, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। चेंज मैंने बताया ना, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन आ गया तो वी माइनस में यू। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जहाँ रेट आ गया क्या हो गया, अपॉन लग जाएगा, ये लाइन ऊपर हुई है नीचे आएगी, ये गलती से प्रिंट हुई है तो प्लीज़ अपना सही कर लीजिएगा। एम वी माइनस में यू अपॉन टी आएगा, और द अप्लाइड फोर्स जो होगी मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम वी माइनस यू अपॉन टी। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं विच वी हैव के, और के की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास क्या बना फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए। और देखिए फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, मास। और अगर हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं फोर्स की, देखो मास की फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। अब ऐसे इसका फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए। मास की ऐसा यूनिट के जी, एक्सेलरेशन की क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो और न्यूटन भी लिख सकते हो, दोनों ही वैलिड है। ओके बेटा, आगे देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। मैंने आपको शायद पहले बताया ना, बताया मुझे याद नहीं, अभी आपको खुद देखो पता होगा, शायद मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जितना हम फोर्स एक बॉडी पे लगाते हैं उतना ही फोर्स वो दूसरी बॉडी पे लगाती है। हमारा राइट। अब जैसे आपने जैसे भागते हुए वॉल पे धक्का दे रहे हो, अब वॉल तो खींचेगी नहीं, जितनी फोर्स से आप वॉल को धक्का दे रहे हो उतनी ही फोर्स से आप पीछे की साइड जाओगे। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब जैसे घोड़ा है, घोड़ा आगे चलता है, वो होता है ना टांगा होता है, घोड़ा जैसे जैसे आगे चलता है ज़मीन को पीछे धकेलता जाता है, जितना आगे फोर्स होगा आगे एक्शन होगा, पीछे क्या होगा उसका
रिएक्शन होगा। जैसे आपने देखा होगा बुलेट गन वाला गन, अगर किसी ने छोटे बच्चे होते हैं गन देखी होगी, तो आपने देखा होगा जितनी वेलोसिटी से हम क्या है पीछे उसको ट्रिगर को दबाते हैं, अगर पता हो तो उतनी ही फोर्स से वो गन जो आगे बुलेट होती है उतनी आगे जाती है। मतलब एक्शन तो आगे हो गया, पीछे क्या होता है रिएक्शन। जितना ज़्यादा आप उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, जितना ज़्यादा उसे आप पीछे की साइड खींचोगे उतनी ज़्यादा उस पर वेलोसिटी होगी। ठीक है बेटा, तो क्या है जो हमारा इक्वल एंड अपोजिट है, जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा रिएक्शन होगा। ये देखो स्प्रिंग बैलेंस का एग्जांपल भी आपके सामने है। एक स्प्रिंग ए है जो बी पे फोर्स लगा रही है, बी दूसरी ए पे लगा रही है, तो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, पढ़ लीजिए। ऐसे इसके एग्जाम्पल है, ये आपको मैंने बताए भी हैं, ये दोबारा मैं बता रही हूँ। जिसने ये एप्लीकेशंस में लिखे जाएंगे, कई बच्चों ने नहीं लिखे हुए तो कर लीजिएगा। ये रिकॉयल ऑफ गन यही है, पीछे ट्रिगर को दबाने वाला ही, जितनी वेलोसिटी से हम पीछे की साइड धकेलते हैं उतनी वेलोसिटी से वो आगे के। व्हेन ए सेलर जम्प्स आउट ऑफ बोट ही हर्ट्स ए बैकवर्ड फोर्स। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज लीजिएगा। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नहीं कराया हुआ था, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व। कंजर्व का मतलब देखो, ना तो उसको कह सकते हो भाई मेरा मोमेंटम खत्म हो गया दे दे, ऐसे हम नहीं बोल सकते। मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व। ठीक है, जितना क्या होता है जितना उसके पास है उतना ही उसी के अंदर रहेगा। हम ये नहीं कह सकते ऐसे जैसे खाना है ना, एनर्जी है, तुम ये तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है, तुम क्या करते हो खाना खा लेते हो, एनर्जी तो तुम्हारे अंदर सिक्योर ही रहती है। ऐसे मोमेंटम ही अंदर ही सिक्योर रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट्स है, देखो द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दिस इज नो बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द। जितना उसका बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है टकराना। अब जैसे देखो स्क्रीन पे आपको ए और बी दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, पहले देखो सबसे फर्स्ट वाला जो दो डायग्राम ए और बी दे रखे हैं, ए पे लिख रहा है एम ए और उसकी वेलोसिटी लिख रखी है यू ए, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और बी दूसरा का मास एम बी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू बी। ठीक है, अब क्या हो रहा है ये दोनों सेम एक यू ए वेलोसिटी से आ रहा है, एक यू बी। अब दोनों क्या कर गए कोलाइड कर गए। कोलाइड का मतलब क्या हो गया, दोनों ने क्या करा एक दूसरे से टकरा गए। कोलाइड करने का मतलब होता है टकराना, टकरा गए। तो क्या होगा ए बी पे फोर्स लगाएगा, बी ए पे, लेकिन वो फोर्स क्या लगेगी इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अगर ए बी पे फोर्स अगर पॉजिटिव होगी तो बी ए पे फोर्स लगाएगा वो नेगेटिव होगी, और वो दोनों फोर्स क्या होंगी इक्वल। ठीक है, दोनों फोर्स क्या होंगे इक्वल। जैसे वो टकराने के बाद फिर वो दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चले गए। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ए और बी देखिए, एक हो गया हमारा, हो गया ए जो हमारा सपोज करो हो गया ट्रक, और बी हो गई हमारी कार। ए हो गया हमारा ट्रक, बी हो गई हमारी कार। अब क्या है ट्रक वाले ने कार वाले को धक्का दे दिया, ट्रक ने कार को धक्का दे दिया। तो आपने देखा होगा जब पीछे से कोई ऑब्जेक्ट किसी को धक्का देते हैं तो वो आगे वाली चीज़ और ज़्यादा वेलोसिटी से चलती है। तो इसका मतलब जो ट्रक की वेलोसिटी थी वो किस में चली गई कार में, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगी। तो ऐसे ही ये दोनों अलग अलग हो गए। जो क्या हो गई ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी ए फाइनल वेलोसिटी, और बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी बी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। देखो पहले जो थी वो, अब देखो ये इसमें दे रखा इफ टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ masses ए एम ए एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी, इफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी देन टू बॉल्स विल कोलाइड विद ईच। ये तभी होगी जब दूसरे वाले की मैंने बताया ट्रक ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा होगा, वो कार को धक्का देगा। ठीक है, तो वही है देखो ए एक्सर्ट ए फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी। ए एफ ए बी का मतलब क्या है ए जो है फोर्स लगा रहा है बी पे, और एफ बी ए का मतलब जो है बी फोर्स लगा रहा है ए पे। और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पे क्या करता है डिपेंड, उसमें भी होता है ना एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, ये याद रखना। इफ वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, क्या होगा अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन, देखो एम ए यू ए, दूसरे को होगा एम बी यू बी, और इसमें क्या होगा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा एम ए वी ए और एम बी वी बी। अब इसको एक्सप्रेशन में लिखते हैं। अब देखिए चेंज ऑफ अ मोमेंटम बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन कितना हो जाएगा, कितना चेंज होगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वही डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। वही इसके अंदर क्या है फॉर्मूला लग गया एक्स, इसका
एम फोर्स का एम इंटू ए होता है, ए की जगह हमने क्या किया, ए का फॉर्मूला होता है ना वी माइनस यू अपॉन टी, तो इनिशियल है तो वी ए माइनस में यू ए अपॉन टी कर दिया। अब है चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग कोलिजन, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, वही सेम, तो एम बी कॉमन, तो रेट है तो डिवाइडेड बाय टी, तो वही है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, मैंने पहले ही बताया था न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी पे फोर्स लगाएगा, बी ए पे, और वो क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, तो यही हमारा इसका डेरिवेशन हो जाएगा। अब आप इसको करके लिख दीजिएगा, ये आपको सॉल्व करके हमारा फाइनल रिजल्ट होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम ए वी बी, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम आगे मिलते हैं, आज आपका ये चैप्टर फिनिश है। अब आपकी यूटी कभी भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ बी प्री। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को सुना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद चैप्टर 3। ठीक है, वैसे मैं नेक्स्ट में आपको असाइनमेंट भेजूँगी।